and welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I am your law mentor Dimple Parekh and today we are going to discuss the most important provisions of the Indian Constitution. Indian Constitution का एक salient feature है कि it is the lengthiest written constitution और शायद इसीलिए हमें confusion बहुत ज़्यादा होती है कि आखिर शुरू कहाँ करें ख़त्म कहाँ करें. Well, आपका जो ये doubt है वो आज with this helpful session बिल्कुल end हो जाएगा, तो आपको मेरे साथ वीडियो के end तक बने रहना है. जब भी हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्रीएम्बल. प्रीएम्बल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें वो बता रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है. वी आर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. कौन बता रहा है? इंडियन प्रीएम्बल बता रहा है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो बता रहा है हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं कि भाई लोगों के पास जस्टिस होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फेडरलिटी के साथ सब लोग रहें. कौन बता रहा है? इट इज द प्रीएम्बल. ऑल्सो साथ ही में वो कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन सी डेट है जिसको हमने हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था. कौन बता रहा है? प्रीएम्बल. सो प्रीएम्बल आपको एकदम बाय हार्ट बिल्कुल याद कर लेना है. देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सारे ही पार्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 4A क्योंकि बात करते हैं अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. कौन बता रहा है? पार्ट 1 इसके बारे में बात करता है. देन कम्स पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा है. अलॉन्ग विद दिस आपको सिटीजनशिप एक्ट भी पढ़ लेना है. एंड व्हाई? बिकॉज देयर आर 5 वेज जिससे हम सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं एंड 3 वेज जिससे हम लोग सिटीजनशिप को लूज कर सकते हैं, नागरिकता को लूज कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको एक्ट को पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट होगी अलॉन्ग विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो पार्ट 2 हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है. देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हमारे पास है जिसको हम लोग कई बार शायद फॉर ग्रांटेड लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. हम कहीं भी जाकर रिसाइड कर सकते हैं. अनटचेबिलिटी जैसी जो प्रैक्टिसेस इसको हम लोग अबॉलिश कर चुके हैं. ये सब क्या है? ये सब हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं जो आती हैं अंडर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम. देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में. वी आर सेइंग कि जो भी बच्चे 14 ईयर्स से बिलो हैं उनको हम हैजार्डस फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे. हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉन्डेड लेबर्स के बारे में कि भाई एक्सप्लॉयटेशन करना बंद करो. ठीक है, तो कहाँ बात हो रही है? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में इसके बारे में बात हो रही है. उसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स राइट टू रिलीजन. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. हमारी स्टेट का अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं है. सो जितने भी लोग हैं वो जिस भी रिलीजन को चाहें उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं. राइट, तो यहाँ पर ये सब कौन बता रहा है? ये सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है बिटवीन आर्टिकल 25 टू 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड उसके बाद आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. वाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री. बहुत सारी लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, डायलेक्ट्स हैं हमारे, डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनको प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है. और अगर माइनॉरिटीज़ चाहें तो वो अपने खुद के हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं. कौन बता रहा है? फंडामेंटल राइट्स ही हैं जो बता रही हैं हमें. तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और अगर ये सारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती हैं देन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास. एंड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था, डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और उनको बोल सकते हैं कि भाई हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है, आप हमें रेमेडीज प्रोवाइड करो. एंड दैट इज ऑल अबाउट इट. ठीक है, उसके बाद हम सीधा चलते हैं डायरेक्टली टुवर्ड्स पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है अबाउट डीपीएसपीज. अब यहाँ पर काम किसका होता है? मेन काम यहाँ पर होता है स्टेट का. व्हाई? बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बातें हैं, डायरेक्शंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन सीधा स्टेट को दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हम ये कुछ पॉइंटर्स आपको दे रहे हैं जिसके बेसिस पे आपको नए लॉज बनाने हैं. जो भी हम देखते हैं ना कि भाई कोई नई रूल बनी है, कोई नई रेगुलेशंस वो लेकर के आए हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी वो लेकर के आए हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो पार्ट होती हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो स्टेट है वो लॉज बनाते हैं. बट अगर हम लोग बात करें करंटली बहुत ही ज़्यादा बातों में रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है फ्री लीगल एड. एंड ऑल्सो बिकॉज आर्टिकल 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने के लिए आर्टिकल 45 भी पूछ ही लेते हैं. बिकॉज यहाँ पर भी एजुकेशन के बारे में बात हो रही है उन बच्चों की जो कि बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स हैं और चाइल्डहुड केयर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ हम बात करते हैं अबाउट आर्टिकल 51A.
11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, इंक्लूडिंग कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी बातें उन्होंने हमें सिखाई है, उनकी जो आइडियोलॉजीज है उनको हम चेरिश करें, याद रखें। हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, उनको हम रिस्पेक्ट करें। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बताता है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। नाउ कमिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, वो किस तरीके से अपने ऑफिस को होल्ड करने वाले हैं, क्या ड्यूरेशन होने वाला है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो किस तरीके से ओथ लेंगे, उनके पास कौन सी पावर्स हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी जो पार्डनिंग पावर है कि भाई डेथ सेंटेंस जो है उसको भी वो पार्डन कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। कहाँ पर बात हो रही है? इन बिटवीन आर्टिकल 52 टू 62 एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग आर्टिकल 72। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये वाले जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस है। उसके बाद सीधा हम चलते हैं टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 88 के बारे में। वाई? बिकॉज पार्लियामेंट में हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 हाउसेज भी आते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। और क्या नाम है उनके, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो जब हम बात करें लोकसभा राज्यसभा के बारे में, तो भाई हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, है ना, कॉम्पोजिशन क्या होने वाला है, कितने ड्यूरेशन के लिए जो लोग हैं उस पर्टिकुलर हाउस में अपनी सीट है उसको होल्ड कर सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, स्पेशल एड्रेस कब देते हैं प्रेसिडेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं आर्टिकल 78 से लेकर के 88 के बीच में। तो ये आपको बिल्कुल डेफिनेटली याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है वो क्या होने वाला है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जब भी मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो कौन से हाउस में किया जाता है, वेदर इट इज द लोकसभा, वेदर इट इज द राज्यसभा और बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे हमारे दोनों ही हाउसेस की जॉइंट सिटिंग के बारे में, मनी बिल क्या होता है, किस तरीके से पेश किया जाता है, और बिल को एक्सेंट कैसे मिलता है, एसेंट कैसे मिलता है प्रेसिडेंट का, उन सभी चीज़ों के बारे में बताता है आर्टिकल 108, 1110, और यहाँ पर बात होती है आर्टिकल 111 की। तो ये आपको बिल्कुल याद में रखना है। फिर आता है लैंग्वेज टू बी यूज बाय द पार्लियामेंट। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो साफ साफ बताया गया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फ्लुएंटली हिंदी और इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्लियामेंट में अपनी बातें नहीं बोल सकते हैं, नहीं रख सकते सबके सामने। तो इसलिए अगर हमारे जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के या फिर लोकसभा के स्पीकर हैं, वो अगर अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं, तो लोग अपनी मदर टंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये साफ साफ बताता है आर्टिकल 120 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कमिंग टू द जुडिशरी। हमारे इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो जजेस हैं उनको हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, किस तरीके से, एड हॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर केस है या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कुछ जजेस को अपॉइंट करना है, किस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट होगा ये बता रहा है आर्टिकल 127 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जिनको आपको याद रखने हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द पर्सन जो कि जिसको हम कहते हैं द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। करंट कौन है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो CAG के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों ही प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो कौन है, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, उनकी पावर्स क्या है, वो हमें यहाँ पर बता रहे हैं। देन कम्स द गवर्नर। जिस तरीके से प्रेसिडेंट है हमारे यूनियन लेवल पर, ठीक उसी तरीके से स्टेट लेवल पर हमारे गवर्नर है। कैसे अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे, उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, क्या पावर्स है उनके पास में, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए गवर्नर बनने के लिए, इन सब के लिए आपको इन पर्टिकुलर प्रोविजंस को देखना होगा। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफिसर्स। हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं स्टेट लेवल पे कौन है, यूनियन लेवल पे कौन है। तो आपको बता दूं कि जब भी यूनियन लेवल को, यूनियन गवर्नमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे अटॉर्नी जनरल, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री। और स्टेट लेवल की अगर हम लोग बात करें तो आते हैं एडवोकेट जनरल। इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ये जितने प्रोविजंस हैं इनको आपको देख लेना है। देन कम्स द हाई कोर्ट। अब भाई सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट भी पढ़ना ही पड़ेगा कि हाई कोर्ट होनी चाहिए स्टेट में। क्या बहुत सारे स्टेट्स के एक हाई कोर्ट हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना। कहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कौन से प्रोविजन बताता है, आर्टिकल 214 के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, 226 पढ़ेंगे। तो ये सारे जो आर्टिकल्स है ना हाई कोर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ लेना है। 226 हम ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ, अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती हैं देन डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम जा सकते हैं हमारे हाई कोर्ट्स के पास, ठीक है। और वो रिट्स जो है उनको इशू करके हमारी हेल्प कर देंगे। नाउ कमिंग टू द अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आ जाता है आर्टिकल 300A। वाई इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारी फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, जिसको बाद में हटा दिया गया था। नाउ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज अ लीगल राइट। नाउ कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 300A, ठीक है। एंड ऑल्सो आर्टिकल 343 जो बता रहा है हमें हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में कि भाई हिंदी और इंग्लिश ये दोनों जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं।
तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसको आपको बिल्कुल याद रखना है। एंड कमिंग टू द इमरजेंसी प्रोविजंस, नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार लग चुकी है। कब कब लगी है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल जब लगता है, ठीक है, तो ये तो फॉर एग्जांपल मणिपुर में हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में होते आया है, तो ये सब आपको पढ़ लेना है। एंड ऑल्सो अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्या कभी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारे इमरजेंसी के प्रोविजंस है जो आपको पढ़ लेना है फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द अमेंडमेंट। अगर हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को ये पावर दे रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, that is article 368 of the Indian Constitution. And now coming to the most important thing, that is the schedules, because lengthiest written constitution है, सब कुछ constitution में नहीं लिख सकते थे, इसीलिए हम लोगों ने ऐड किए 12 important schedules, जिसको आप tears of old PM, ये एक important formula है जिसकी मदद से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो 12 important schedules भी आपको बिल्कुल पढ़ लेना है। एंड yes, that is all about it। ये कुछ ऐसे important provisions है जो आपको याद रखने हैं। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।